बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्य के इस मंच पर। बहुत सारे किस्से कहानियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन कहानियों को बहुत करीब से जो लोग देखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दीजिए, हम तक पहुंचाते हैं और जिनकी कलम द्वारा लिखी गई उन कहानियों को हम पढ़ते हैं। आज वही 3 लोग हमारे साथ हैं जो इस कल्चर को, इस विद्या को, इस परंपरा को सहेज कर रखे हुए हैं। तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बनारस से लाहौर तक आप ही से शुरुआत करते हुए यतीन जी, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से हैं, कुछ अनकहे, कुछ कहे हुए। बनारस से लाहौर तक की कहानियों की शुरुआत तो मंजरी या विद्या जी को करनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने उस रवायत को बहुत जिंदा करने की कोशिश की है और उस पर 2 दशकों से लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ उनके इतिहास लेखन का काम किया है या उसको एकत्र करने की कोशिश की है। दिक्कत ये हुई है भारतीय समाज में, खास करके हमारे जो आर्काइविंग का काम है, जिसे हम अपने हिस्ट्री बनाने की बात कहते हैं, हम लोगों के पास किस्से बहुत हैं, लेकिन हमने उनको कभी लिपिबद्ध करने की या क्रॉनिकल करने की या उसके एनेक्डोट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की। आज भी जब हमें पुरानी रवायत या पुराने शहरों के मेमोयर देखने होते हैं तो दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, जो भी कहें, हमें ब्रिटिश गजेटियर्स के पास जाना पड़ता है। हमें उस दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय के उन कागज पत्रों को खंगालना पड़ता है जिनसे हमें पता चलता है कि ये हुआ था। म्यूटनी की बात हम करते हैं, देश में म्यूटनी गदर होती है, लेकिन उसके लिए भी पीजे और टेलर को लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे कोई लिखता नहीं, या उस तरह से हम में से तमाम लोग बैठे होंगे, 5 पीढ़ी ऊपर के पूर्वजों का नाम पूछे तो बहुत सारे लोग अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बाद नाम बताने में उनको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में उन बदनाम गलियों को जो बदनाम किया गया, दरअसल वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ से कला, संगीत, अदब, मौसीकी, सारी चीज़ों की रवायत, सबके ट्रेडिशन शुरू हुए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम के चक्कर में उन पे बैन लगा रखा था या उनको नॉट गर्ल्स के सिंबल में डाल रखा था। तो ऐसे में उनकी कहानी कहना मुश्किल होगा। और एक बहुत दुर्भाग्य की और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लखनऊ के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन होते थे सलीम किदवई साहब, तो मुझे बताते थे कि गाने वाली बाइयाँ जो उस समय नॉट गर्ल्स के कैटेगरी में आती थीं, बहुत सारे नाम हैं, तो वो जब सिनेमा आया, सिनेमा का माध्यम आया और वहाँ पर उन्होंने जा कर के अपनी गायकी दिखानी चाहिए या अपना परफॉर्मेंस करना चाहा, तो उनको ये डर लगता था कि उनका पेशा कहीं इस बात के लिए उनकी बदगुमानी ना पैदा करे। उन लोगों ने नाम बदल दिए। आपका जो उनका नाम हीराबाई है, या जो उनका नाम गुलाब बाई है, या जो उनका नाम चमेली जान है, तमंचा जान है, वो वहाँ जाके मिस पर्ल, मिस डायमंड, मिस रोज़, मिस लोटस बन गई। नाम छुपा लिया गया। आप 1930 से 40 तक की फिल्म क्रोनोलॉजी देखें तो ये सारे फेक नेम्स हैं। ओरिजिनल नेम्स से जो बाइयाँ थी उन्होंने अपने अपने हकीकत को आगे नहीं आने दिया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमारा समाज, हमारे इतिहासकार, उस समय के जो हमारे अपहीवल्स थे, जो समाज में एक डायकोटॉमी थी कि इस तरह की बात नहीं करनी है, ये एलीट क्लास शुरफा लोगों की बात नहीं है, उसमें मार्जिनलाइज की गई, लेकिन दरअसल वो हमसे ज़्यादा समृद्ध थी। एक कहावत अवध में मशहूर थी कि बड़े घरों, नवाबों के, राजाओं के, सामंतों के बच्चों को एटिकेट्स और मैनरिज्म सीखने के लिए, भाषा की चाल सीखने के लिए तवाइफों के कोठों पे जाना पड़ता था। मतलब वो एक हाई लेवल का इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे वो आपको तमीज़ सिखाते थे। आजकल जो हम रील से सीखते हैं और जिनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको आप अवार्ड देते हैं और जो मिलियन बिलियंस में कमाते हैं, ये सब काम करके उन भाइयों ने 100-150 साल पहले छोड़ दिया था। चलिए, यहीं से एक और अहम सवाल है आप दोनों से, विद्या जी से शुरुआत करते हुए, फिर मंजरी जी यही सवाल आपसे भी चाहूँगी कि जवाब दीजिएगा। तवाइफ, कोठे वालियाँ, मुजरे वालियाँ, आपने शब्द का इन शब्दों की बात अगर हम करें, आपने कहा कि उनके पास बहुत कला थी, सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लोग जाते थे सीखने के लिए, लेकिन फिर क्यों सभ्य समाज में इन शब्दों को बदनामी के टैग की तरह देखा गया और आज भी वैसे ही देखा जाता है? एक ज़माना था, जैसे अभी यतीन्द्र जी ने एक्चुअली बहुत खूबसूरती से उस पूरे समय का और उस कम्युनिटी का सार आपने
प्रस्तुत किया यतीन्द्र जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स समाज है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। तो एक ज़माना था जब इस कम्युनिटी से जो औरतें जुड़ी हुई थी, या तो उनमें उसमें जन्मी थी, या उसमें ले ली गई थी, या उसमें अडॉप्ट हो गई थी। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमेशा संगीत और नृत्य का एक एंटरटेनमेंट वैल्यू रहा है ना। बहुत मतलब ध्रुपद और उससे पहले टेम्पल म्यूज़िक रहा है और वेद रहा है, वो सब है, लेकिन कम से कम 400-500 साल पहले से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक रोल जो रहा है महाराजाओं के साथ या ज़मींदारों के साथ, या जो लैंडेड लोग थे, या जो जिनके पास साधन थे, उनके लिए एंटरटेनमेंट का भी एक ज़रिया रहा है नृत्य और संगीत। लेकिन ये जिस तरह से शुरू हुआ और कहाँ जाके फंसा, जैसे कि आपने एक विक्टोरियन मोरालिटी की बात करी कि 1857 के बाद क्या होता है, एक एंटी नॉच मूवमेंट भी होता है, वगैरह वगैरह, हिस्टोरिकली बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जब शुरू हुआ तो उसका अपना एक कल्चर था, और कई फिल्मों में इसको बहुत खूबसूरती से दिखाया भी गया है। जैसे मेरा ख्याल में पाकीज़ा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ ब्यूटी, ऑफ एस्थेटिक्स। जैसे आप कह रहे थे कि तहजीब और सिखाना ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में जैसे जैसे बदलाव आता गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी एक मोरालिटी का ठप्पा पड़ता गया, और जैसे ही सवाल उठते गए वैसे ही उस पर एक अलग नज़रिया बनने लगा, एक दृष्टिकोण बनने लगा। और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स हमेशा जुड़ जाता है कहीं जाके, कि ये सही नहीं है तो इसको साइड में कर दो, तो कौन लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस बात से कौन लोग सहमत हो जाते हैं। तो ये जो आप कैटेगरीज जिनकी बात कर रही हैं, कोठे, या कल भी हमने बात करी कि एक जगह होती थी जहाँ लोग बैठ के देखा करते थे, जिसको अटरिया कहते थे। कल इसी मंच पे मैंने गाया भी था शाम को। तो अलग अलग जो फेजेस रहे हैं इतिहास में, उसमें कहीं ना कहीं ये गिरता गया, और कहीं जाके मिड 20th सेंचुरी में एकदम इसका एक अलग ही रेपुटेशन हो गया। इसका एक अलग ही नेगेटिव बहुत अच्छी बात मैं इसमें जोड़ूंगा। विद्या जी ने कहा कि एक जगह होती थी, एक सलो होता था, एक अटरिया होती थी, जहाँ जा कर के आप इन कलाओं को देखते थे। जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पैट्रोनेज की ज़रूरत थी, जो राजा महाराजाओं या सारे व्यापारियों, बजाज लोगों ने कर रखा था। आज क्या है, आज सरकार के पास उसका पैट्रोनेज है, आज भी संगीत नाटक एकेडमी है, तमाम चीज़ें हैं। आज उसका फॉर्म बदल गया, आज वो महफिल नहीं है, लेकिन आप कमानी ऑडिटोरियम में जाकर के परफॉर्मेंस करते हैं ना, आप वहाँ के टिकट लेते हैं ना। तो आज जमाना आगे चला गया, आज उसका इसमें इन लोगों का बहुत योगदान रहा, जो इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म की बात की। लेकिन नाक भाव सिकोड़ने का एक दौर वो भी था 80s तक, कि घरों में फिल्मों की बात करना या फिल्मी गॉसिप मैगजीन पढ़ना बुरा माना जाता था। बिल्कुल। आज अपने बच्चों को फिल्म में ले जाने के लिए माँ बाप लालायित रहते हैं। नहीं, आज की तारीख में तो हम कहें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा बना दिया गया। एक जमाने में अगर बच्चा म्यूजिक कर रहा है, या बच्चा अपने शौक परस्यू करते हुए कोई स्टडीज में जा रहा है, इंटरडिसिप्लिनरीज में भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शुद्ध अर्थों में, खास करके मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग में, वो नालायक हो गया या लड़की नालायक हो गई। तो ये एक दिक्कत थी। लेकिन आज की डेट में सर ये मिथ काफी हद तक टूटा है। आज की तारीख में अगर हम बात जी आपने जब पूछा कोठे वालियों का सफर, तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो आज, सॉरी, जस्ट वन लास्ट पॉइंट बिफोर यू स्पीक, कि ये जो संगीत को देखने का तरीका जो हो गया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं 80s तक एक तरीका होता था, एक रुझान होता था, लोग एक तरीके से समझते थे इसको, लेकिन जब बाइयाँ, जब ये लोग गाती थी, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता था। वो हर किस्म का गाना गाती थी। अब दिल्ली की ही एक बाई थी, काली जान, ठीक है, तो उन्होंने क्या गाया है, एरी यशोदा तो से करूंगी लड़ाई, तोरे कुंवर ने धूम मचाई। अब ये जो है, ये एक प्रसंग है। अब इसके ऊपर आप किसी प्रकार का ठप्पा तो नहीं लगा सकते ना, ये तवाइफ का गाना है, ये उस्ताद का गाना तो गाना है। बिल्कुल जी। मंजरी जी, मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आपके आज PVR सिनेमाज़ हैं, ये कोठे हैं। जो आप फिल्म देखते हैं, ये मुजरा है, ठीक है।
आप पीवीआर सिनेमा में जाते हैं, आप वहाँ पर एक 500 रुपये का 1000 रुपये का टिकट खरीदते हैं, आपके सामने 10 लोग नाचते गाते हैं, आप एंटरटेन होते हैं और आप बाहर निकल कर कहीं शायद किसी बार में घुस के आप एक ड्रिंक भी ले लेते हैं और डिनर करते हैं और घर वापस आ जाते हैं कि मेरी इवनिंग बन गई। इसमें आपको कहीं भी कुछ भी गलत नहीं दिखता है, Modern क्योंकि way। आपको लगता है ये सब सही है। हम तो एंटरटेन होने गए थे, हमारे पास पैसा है, हमने 1000 रुपये का टिकट खरीदा। अब आप सिर्फ इन तवाइफों और बाईजी को सिर्फ इसलिए कि वो गलत समय में पैदा हुए कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? उस दौर में ना टेक्नोलॉजी थी, ना सिनेमा था, ना रिकॉर्डिंग हो सकती थी। अगर किसी को एंटरटेन होना था तो भाई किसी को सामने नाचना गाना पड़ता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो यू कैनॉट पुट विमेन परफॉर्मर्स इन द डॉक फॉर बीइंग बोर्न एट द रॉन्ग टाइम। वो तवाइफें अगर आज होती तो वो माधुरी दीक्षित होती, वो ऐश्वर्या राय होती, आप उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे होते, आप उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे होते। ये जितने ब्रांड्स यहाँ लगे हैं वो इन सबको एंडोर्स कर रही होती, क्योंकि वो सुपरस्टार्स। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से परिभाषित आपने किया है, बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। लेकिन यहीं से एक सवाल और आप ही से शुरुआत करूंगी, फिर आप अपने व्यूज़ रखिएगा। आज की तारीख में उनकी उस तरह की शान और शौकत नहीं दिखती, या हम कहें कि वो बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त हो गई। हमारे पास वो कला है, संस्कृति है, आप जैसे महान लोग उसको सहेज कर भी रखे हुए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जतीन जी और विद्या जी ने दोनों ने बात कही कि वो गिराव आया, कुछ उस पर हम लोग का नज़रिया बदल गया। नज़रिया बदलने का हम अगर जाएं हिस्ट्री में तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो मैं छोटा सा आपसे ये चीज़ कहूँगी कि उनका जो गिराव आया उसमें आप और हम जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हम अंग्रेज़ों को कहते हैं, पर आज़ादी तो हमको 47 में मिल गई ना। आज़ादी के बाद क्या हमने अपनी विमेन परफॉर्मर्स के लिए कुछ किया? हमने नहीं किया। हमने उनको अंग्रेज़ों की नज़रों से देखा और कहा कि नॉच गर्ल्स, नाचने गाने वाली, प्रोस्टिट्यूट्स सब एक कटघरे में हैं। ठीक है, आज हम साहित्य के मंच पर हैं, तो मैं एक चीज़ साहित्य को लेकर कहना चाहूँगी। इतने लिटरेरी फेस्टिवल्स और इतने साहित्य की बातें होती हैं, कभी किसी तवायफ के साहित्य को डिस्कस नहीं किया जाता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 3 एग्जाम्पल दूंगी बस आज। पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ 1920 के आसपास का, विद्याधरी बाई का। ठीक है, हमको गांधी जी ने सारी तवायफों से कहा कि भाई आप जो है आज़ादी के लिए गाने गाइए, अपनी महफिलों में आप आज़ादी के लिए भी गाइए। विद्याधरी भाई से बहुत प्रेरित हुई और उन्होंने एक गाना लिखा, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह ना जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह ना जाए। It was a sarcasm on the Britishers that you kill us as many as you want, but हिंदुस्तान आज़ाद होगा। पर क्या हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आपने हमने कभी अपनी हिंदी की किताबों में विद्याधरी बाई का ये गीत पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने उसको इतिहास में जगह ही नहीं दी, हमने साहित्य में जगह नहीं दी। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। थोड़ा सा और 70-80 साल पहले चले जाएं, मलका जान थी। वो मलका जान ने जिन्हों आपने हीरा मंडी में देखा है, वो बिल्कुल एक फेक कैरेक्टर था, उसको वही रखिए। असली मलका जान जो थी, क्योंकि हीरा मंडी में आपने देखा कि वो पोइट्री लिखती थी और उसकी किताबें जला दी जाती थी, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। बिल्कुल गलत था। तवाइफें सबसे पढ़ी लिखी होती थी, फ़ारसी में लिखती थी शायरी। तो मलका जान थी, कलकत्ते में थी, वाजिद अली शाह के दरबार में थी और गौहर जान की माँ थी। उन्होंने अपना कविताओं का संग्रह लिखा, दीवाने मलका जान। आपने और हमने कभी पढ़ा? हमें कभी किसी MA BA हिंदी में कभी ये हमारे कोर्स में ही नहीं है। उसे और 100 साल पहले चले जाइए, चंदा बीबी, महालका बाई चंदा, हैदराबाद से थी, निज़ाम के दरबार में दीवाने महालका उन्होंने लिखा। बड़ी उम्दा पोइट्री लिखी। पर क्या आपके साहित्य आज तक में भी कभी तवाइफों की शायरी सुनाई गई या डिस्कस करी गई? नहीं करी गई, क्योंकि हमने इतिहास के पन्नों से उनको हटा दिया।
मैं गई, चंदा बीबी ने जितनी अपनी शायरी लिखी थी उसकी लास्ट लाइन उन्होंने हज़रत अली के लिए लिखी थी। मैं गई तो पता चला कि हैदराबाद में एक पहाड़ है, मौला अली का पहाड़। चंदा बीबी रोज़ उस पहाड़ पे चढ़ के जाती थी। मैं 350 स्टेप्स चढ़ के थक गई थी वहाँ जाने में। चंदा बीबी रोज़ जाती थी, वापस आती थी, शायरी लिखती थी, 300 लोगों को डांस सिखाती थी, उम्रा थी, पोलो खेलती थी, जैवलिन में माहिर थी, निज़ाम के साथ 3 वॉर्स में गई थी। पर क्या आप और हम जानते हैं? नहीं जानते। सच एन इनक्रेडिबल वुमन, क्या कुछ नहीं कर गई वो अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में, पर हमने उनको अपने इतिहास में जगह नहीं दी। यहाँ मैं तंज करूँगी हमारे पेट्रियार्कल समाज पर, क्योंकि इतिहास लिखा है पुरुषों ने, औरतों का इतिहास भी मर्दों ने लिखा। तो भाई उन्होंने जिस नज़र से औरत को देखा, कितनी खूबसूरत थी, क्या आंखें थी, क्या चाल थी, वही डॉक्यूमेंट कर दिया। हमको वही मिला। हमने भी कहा क्या आंखें थी, क्या चाल थी, क्या किस नज़र से देखती थी। औरत ने तो अपनी हिस्ट्री लिखी नहीं। तो इतिहास को जो, जैसे यतीन जी कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों के इतिहास से अपना इतिहास ट्रेस करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जो हम इतिहास ट्रेस करते हैं वो भी आधा है हमारे पास। औरतों का इतिहास है ही नहीं, उनका नज़रिया है ही नहीं। यतीन जी का एक रिएक्शन, लेकिन इसके साथ एक सवाल मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस पेट्रियार्की के गुनाह को मैं कुछ कुछ धोने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ सालों से। सफाई दे रहा हूँ मैं इस पे सफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मंजरी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, द कोर्टिजन प्रोजेक्ट, 15 सालों से हो रहा है। हम लोगों ने साथ में बहुत सारे शोज़ किए हैं, उसमें बात की है, बहुत सीरियस बात हुई है पूरे हिंदुस्तान में। आपका काम है विमेन ऑन रिकॉर्ड, और जो है इनकी जलसा किताब है विद्या जी की। मेरा कहने का मतलब ये है, जो विद्या जी कह रही हैं, जो मंजरी जी कह रही हैं, हमने उस चश्मे से देखा जो चश्मा हमें पहनाया गया। और देश आज़ाद हुआ। बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया मंजरी ने कि भाई अंग्रेज तो चले गए सन 47 में, उसके बाद आपने क्या किया। देश आज़ाद होता है, पहली कैबिनेट बनती है, INB मिनिस्टर BG केसकर, वो रेडियो स्टेशन और आकाशवाणी के लिए ये एक सर्कुलर पास करते हैं कि जो भी गायिकाएं हैं, जो भी सो कॉल्ड उस समय अंडर ब्रैकेट नॉट गर्ल्स बाइयाँ हैं, वो एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम में चले गए कि अपने नाम के या तो वो विवाह करें, और या अपने अगर हिंदू हैं तो देवी लगाएं, और अगर वो हैं मुस्लिम हैं तो बेगम लगाएं, अदरवाइज उनको रेडियो पर गाने के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और उसमें भी जो लोग ऐसी नहीं थी जिन्होंने इससे रिवोल्ट किया, उनको पीछे के रास्ते से रेडियो स्टेशन में एंट्री करने की मतलब वो आगे से मनाही थी, जहाँ से बड़े लोग या एलीट क्लास जाता है, वो टॉयलेट के रास्ते आकर के रिकॉर्ड करें, जहाँ ये सब लिखा है, ये आपके इतिहास में मिलता है। तो ये क्यों हुआ और ये क्यों कर हुआ, हाँ। तो इस पे बात करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ ऐड ऑन करूंगी। आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि देश की आज़ादी के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी आज़ादी के लिए जो उनका योगदान था, उसको सराहा नहीं गया है। अगर हम ये सुनाने ले बैठ जाएं, उन्होंने ये एक एग्जाम्पल से ये सेट करने की कोशिश की कि हमारी पिछली 3 पीढ़ियों को पढ़ाया ही नहीं गया कि वो कितनी पढ़ी लिखी थी, और उनकी बायोग्राफीज, उनके काम, उनके कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं अंडरलाइन किया कि बच्चे समझ सकें। हुस्नाबाई की कहानी सुना दें। हुस्नाबाई के लिए गांधी जी ने कहा कि आप एक कंसर्ट करो और हम जो है आएंगे उसको इनॉग्रेशन करने के लिए, आज़ादी के लिए पैसे दो। हुस्नाबाई ने कहा एक शर्त पे मैं गाऊंगी कि आपको आके इनॉग्रेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं आऊँगा। गांधी जी कहीं फंस गए, उन्होंने कंसर्ट किया, उस समय 90,000 रुपये कलेक्ट हुए। उन्होंने जमनालाल बजाज को भेज दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। हुस्नाबाई ने 45,000 रुपये दिए और 45,000 नहीं दिए। गांधी जी ने कहा कि तुम वादे से मुकर गई, तुमने आधी जुबान रखी, आधा पैसा भेजा। तो उसने कहा आप भी तो वादे से मुकर गए, आप नहीं आए, आपने अपना प्रतिनिधि भेज दिया, आधे पैसे काट लिए मैंने। तो अब ये इतनी सुंदर बात कि गांधी जी के कहने पे हुस्नाबाई चंदा इकट्ठा करती हैं, और आप हैं कि आप उसको पढ़ाते नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कहा था कि मैं क्या हूँ, एक अदना सा आदमी आपके आगे, मैं तो एक साधारण सा प्रधानमंत्री हूँ, वो हुआ ये था कि एक सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, एक कॉज के लिए नेहरू जी को अनाउंसमेंट करनी थी, और MS सुब्बुलक्ष्मी गायन कर रही थी।
एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने जब गायन कर दिया तो एक चिट आई कि प्रधानमंत्री जो है कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं किसी फंड के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, और जब कंसर्ट खत्म करके जब उन्होंने हाथ जोड़े, तालियां बज रही थी, अनाउंसर ने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्टेज पे आएंगे, सामने बैठे थे। जितनी देर में पंडित नेहरू आ रहे थे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने जल्दी जल्दी अपने गहने उतारे, कंगन उतारे, कान के बुंदे जो सज के बैठी थी, अपनी एक रेशम की रुमाल की पोटली में बांधा और खड़े होकर पकड़ा दिया नेहरू जी को। अनाउंसमेंट के पहले इस कंट्रीब्यूशन को बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? कोई आईसीएसई, कोई सीबीएसई, कोई इंटरनेशनल बोर्ड क्यों नहीं बताता है कि इन लोगों ने ये काम किया है? तो इस सबाल्टर्न इतिहास को भी देखने की जरूरत है, इस सोशल रिफॉर्म को भी देखने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा कि आज कमानी ऑडिटोरियम क्या है, थोड़ा उसको और रूथलेस ढंग से मंजरी कह रही है कि पीवीआर क्या है, कोठा है साहब आपका। तो आज हमने उसको नए नए जामे पहना दिए। आज हम सब तरह की बात करते हैं, लेकिन वो किताबें लिखती थी। सन 1913 की एक किताब है, बनारस के गान वाले, कचौड़ी गली से निकली 2 आने की किताब है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने भाइयों के एक पद देखे, उसमें से आधे से ज़्यादा अंग्रेजी गाने हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स उसमें लिखे हुए हैं, ये लोग गाती थी और बिल्कुल परफेक्ट ग्रामर के साथ उसमें टंकित है। तो ये सब होता था, लेकिन हमने आज़ादी के जब्त शुदा तराने तो निकाल दिए, लेकिन आज़ादी लाने के लिए भाइयों का या रेलिया बैरन पिया को लिया जाए रे, जो एक गीत है, या मीर रुस्तम अली का गीत जो उनको काले पानी को पे भेजा गया था और जिसके लिए वहाँ से बनारस की एक तवाइफ ने गाया था, कहाँ गए मेरे बाके सिपहिया, मीर रुस्तम अली बाके लड़ैया। बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। आप बनारस को टटोलें, आप चेन्नई को टटोलें, आप कलकत्ता को टटोलें, आप लखनऊ को टटोलें, फैजाबाद को टटोलें, आपको इतनी दर्द भरी कहानियां मिलेंगी, इतनी बड़ी कहानियां मिलेंगी, आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा कि इन्होंने भी आज़ादी के लिए काम किया, इन्होंने भी सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया, इन्होंने भी समाज बनाने के लिए काम किया। एक छोटी सी बात करके अपनी मैं माइक पकड़ाऊँगा आपको। मंडी फिल्म है श्याम बेनेगल की, वो बहुत मज़ेदार फिल्म है कि एक कोठा है और वो कोठा बदनाम है और वहाँ पे मंत्री जी आते हैं कि साहब ये बस्ती को बर्बाद कर रहा है, तो ये कोठा यहाँ से हटा दिया जाए। आप देखिएगा सन 1977-78 की 80 की फिल्म है मंडी। शबाना आजमी उस कोठे की मालकिन बनी हुई हैं। तो जब वो कोठा वहाँ से हटाया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, दिखाते हैं फिल्म में एक बहुत शानदार डार्क उसमें रियलिटी दिखाई है कि धीरे धीरे वो शहर फिर कोठे के पास जाके बस जाता है और वहाँ से उजड़ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। विद्या जी, भारतीय संगीत और नृत्य की अगर बात करें, कितना योगदान रहा है तवाइफों का इसको सहेज कर रखने में? सत्र में कुछ कहानियों का भी जिक्र है टाइटल में, तो एक कहानी आपको मैं बताती हूँ। एक बार दिल्ली के ही, जैसे आपने कमानी का जिक्र किया, एक और वेन्यू है जिसका नाम है IIC। तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो एक ऐसे कार्यक्रम मेरा ही हुआ था। उसके बाद एक बहुत बुज़ुर्ग, जो शक्ल से बहुत जानकार लग रहे थे, प्राण नेवल साहब, वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे, मतलब ये कुछ 15-18 साल या 20 साल पुरानी बात है, और 2 कैसेट पकड़ाए। कैसेट, उस ज़माने में ऑलरेडी CDs चल रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे कैसेट्स दी, और कैसेट पे छोटा 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 कुछ लिखा हुआ था, स्लीव पे उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। तो कहने लगे असली गाना ये होता है, बस इतना बोल के वो चले गए। अच्छा, मेरे दिमाग में था भाई असली गाना क्या होता है, हम भी तो गा के ही हटे हैं, अभी तो असली कैसा हुआ है। तो काफ़ी समय तक मैंने देखा भी नहीं कि वो कैसेट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पड़ी हुई थी वहाँ पे और दिल में कहीं चुभ रही थी ये बात कि असली गाना क्या चल रहा है। तो मैंने निकाला कैसेट और उसमें देखा, तो उसमें कई सारे नाम थे और नामों के साथ बंदिशें लिखी हुई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे ज़ोहराबाई आगरेवाली के साथ लिखा हुआ था, अरज सुनो दस्तगीर पीर राग पूरिया। तो इस तरह कुछ 15-20 बंदिशों के नाम और उनके साथ इनके नाम भी लिखे हुए थे। तो मेरे दिमाग में आया, ये तो सब चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं क्लास में, पर ये नाम मैं नहीं जानती, कौन है भाई ये? कीटी जान, ज़ोहराबाई आगरेवाली, उसमें गौहर जान का भी नाम था। तो एक तरह से मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि बंदिशें तो ये सब गुरु शिष्य परंपरा वाली हैं, लेकिन ये कौन है जो गा के चली गई हैं? अच्छा, जब पहले रिकॉर्ड्स बनती थी जिसको 78 RPMs कहा जाता था, तो बड़ा मतलब सुनने में कष्ट होता है उसको, क्योंकि आजकल हम सब बहुत
साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जब बनी थी तो इसको वैक्स हॉर्न में रिकॉर्ड किया जाता था पहले। यानी कि जो हॉर्न होता है, ये है ना, ये जो ग्रामोफोन रखा हुआ है, इसका एक वैक्स हॉर्न होता था, उसमें वो सर दे के गाना गाती थी, और वो गाना जो है वो वैक्स की जो परत होती थी उसमें एम्बेड होती थी, यानी कि जमती थी, और कहीं और जाके रिकॉर्ड छपता था। तो ये जो सिलसिला 1902 में शुरू हुआ गौहर जान के साथ, ये चला कुछ साल तक। कहीं हैनोवर जर्मनी में छप रही हैं रिकॉर्ड्स, और वहाँ से ये संगीत बन के आ रहा है। आप ये सोचिए, जिसमें यही बंदिशें हैं जिसको हम घरानेदार गायकी भी कहते हैं, है ना। तो मेरे दिल में ये बात उठी कि हम जब गौहर जान कहते हैं या कीटी जान कहते हैं या उम्दा जान कहते हैं, कोई भी इन बाइयों के नाम जब हम लेते हैं, इनके साथ आम तौर पे एक आम धारणा होती है कि ये वो वाली औरतें हैं। लेकिन जब आप इनका गाना सुने, जब आप इनकी समझ को समझने की कोशिश करें, तब आप ये देखेंगे कि उनकी भी उतनी ज़बरदस्त तालीम रही होगी, उनका भी रियाज उतना ही रहा होगा, इसीलिए वो इतना अच्छा गा सकती थी। और वो करती थी जो कई सारे उस्ताद नहीं कर पाए, जो 3 मिनट में इन्होंने गा के निभा दिया। जो ख्याल गायकी कहते हैं, उसमें 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो उसी राग को 3 मिनट में समेट के पेश करना, और उसमें कुछ आलाप भी है, बंदिश भी है, तानकारी भी है, ये कर दिखाना, और वो काम जो कई उस्तादों को लगता था कि ये हमारे लिए ये कमतर है, कम पड़ता है, क्योंकि हम एक घराने को लेके चल रहे हैं और उसकी चीज़ें हम लोग बेच नहीं सकते रिकॉर्ड में। तो कई सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि इनके योगदान को एडिक्वेटली समझ नहीं सकते हम। और इनके, जैसे कह रही थी कि इतिहास में इसका जिक्र क्यों नहीं होता है, हम क्यों नहीं ये मान के चलते हैं कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो एक बहुत बड़ी शास्त्रीय संगीत की या हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इस बात को एक्नॉलेज करने को इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जैसे यतीन्द्र जी ने पहले ही भूमिका बनाई कि वो मोरालिटी का ठप्पा लेके चल रही हैं। बिल्कुल। मंजरी जी, ये उस दौर के, आज हम बनारस से लाहौर तक की बात कर रहे हैं, तो ये उस दौर के हिंदुस्तान की बात हो रही है जब हिंदुस्तान एक था, जब डिवीज़न नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। म्यूज़िक, डांस, संस्कृति, और इसमें भी हमने चर्चा की कि हमारी आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या इस तरह का रिच कल्चर, आपने पूरी दुनिया घूमी है, आपको लगता है कि इस तरह का रिच कल्चर या ऐसे संगीत या नृत्य को कहीं और दुनिया के किसी कोने में ऐसे सहेज कर रखा गया जितनी रिच विरासत हमारे पास है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जितनी सांस्कृतिक विरासत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप ऊपर से नीचे चले जाइए, लेफ़्ट से राइट चले जाइए, जितना आपको हर 50 किलोमीटर पर एक डिफरेंट डायलेक्ट, एक डिफरेंट आर्ट मिलता है। मैम, थोड़ा साउंड तेज़ कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज़। जी मैम, अपनी बात पूरी पर मैं कीजिए। आपसे एक चीज़ ये कहूँगी कि तवायफ क्या होती है, ये आप लोग कैसे जानते हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ और जानबूझ के पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हार्ड हिटिंग चीज़ें बोलती हूँ, मैं वही बोलूँगी। आप लोग सिर्फ तवायफ जानते हैं सिनेमा से। आप लोगों ने कभी किसी ने तवायफ नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। एक देखी जिसकी वजह से मैं कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट करने लगी। पर आप सबको ये पता है कि तवायफ क्या होती है। अगर आप लोग से बोला जाए, आप सबके पास एक जवाब होता है कि तवायफ क्या होती है, क्योंकि वो जो आपने हिंदी सिनेमा में देखी। ठीक है, सिनेमा आपका हिस्ट्री चैप्टर है क्या? सिनेमा की जिम्मेदारी है कि आपको हिस्ट्री पढ़ाए? नहीं है। सिनेमा की जिम्मेदारी है कि आपको टिटिलेट करे, एंटरटेन करे, और वो वही करता है। तो औरतों का इतिहास का जो पक्ष उसको लगेगा दिस सेल्स, वो आपको वही दिखाएगा। जैसा हीरा मंडी में जिक्र आपने किया, जैसे हीरा मंडी में आपने देखा, आपने ये नहीं, मैं तो खुल के कहती हूँ कि हीरा मंडी में आपने किसी तवायफ को राग का प्रैक्टिस करते देखा? नहीं देखा। कभी आपने ये सुना कि वो शायरी लिख रही हो? मैंने पहले ही बोला आपसे कि उसमें तो ये दिखाया कि जो शायरी कर रही थी उसकी किताबें जला दी जा रही थी। यहाँ दीवान लिख रही थी तवायफे, जो आज तक हमारे पास हैं। फिर नृत्य, आप 8-8 घंटे हम लोग रोज़ रियाज करते, तब जाके 10 साल में हम नृत्य और संगीत परफॉर्म कर पाते। वो औरतें बेवकूफ़ थीं जो अपने यूथ के प्राइम में, मतलब
10-11 साल पे वो नृत्य संगीत सीखना शुरू करती थी और कहीं 20 साल पे जाके परफॉर्म कर पाती थी। वर दे फूल्स? अगर उन्हें सिर्फ ड्रेसअप होके खिड़की पे खड़ा होना था तो संगीत की प्रैक्टिस क्यों करती थी? आप अपना लॉजिक अपनाइए, यू नो, थिंक अबाउट इट लॉजिकली। विमेन हिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इजी कि हम एक औरत को किसी भी एक नाम देकर एक कटघरे में खड़ा टैग कर लगा दें, दें। और वो हम आज भी करते हैं। मैं बहुत आराम से एक चीज़ बोल के इसको ख़त्म करूँगी। आज अगर कोई औरत कॉरपोरेट लैडर चढ़ती है तो कह दिया जाता है, ओ आई नो हाउ शी गॉट देयर। ठीक है। कोई मर्द अगर कॉरपोरेट लैडर चढ़ता है तो कहते हैं, ओ माय गॉड ही वर्कड सो हार्ड, रात रात भर ऑफिस रहता था यार। आप देखिए, तो हम कैसे विमेन हिस्ट्रीज के साथ हम कैसे न्याय कर सकते हैं जब तक कि हम ये चीज़ें अकाउंट में नहीं लेते, और जब तक हम अपने बच्चों को औरतों का इतिहास नहीं बताएंगे, औरतों का साहित्य नहीं बताएंगे। बॉलीवुड से नहीं, बॉलीवुड आपको हिस्ट्री नहीं बताएगा। कोशिश आपको हमारी यही है history कि बता- साहित्य के इस मंच के जरिए हम लोगों को इससे नहीं रूबरू करा नहीं, ये सकें। बहुत अच्छी बात मंजरी ने कही। कड़वाहट के साथ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हीरा मंडी या कोई फिल्म एक उसका एक प्रामाणिक डिपिक्शन नहीं है। उसी तरह से जैसे एक दौर में रामानंद सागर की रामायण का अर्थ तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण नहीं होता था। रामानंद सागर की रामायण अगर वो है, वो एक अच्छा एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हीरा मंडी दरअसल वो संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी है जो उनके दिमाग में पलती है और जिसमें महल बना हुआ है। हीरा मंडी में कोई महल वहल नहीं है। आप बनारस चले जाइए, दाल मंडी विद्या में जी तो बहुत शायद दो देख के छोटे भी आई हैं। कमरों के घर हैं। नहीं, विद्या जी तो लाहौर जाके भी आई हाँ, हैं। मैं आप लाहौर जाके आई हैं। मैंने ये जो विमेन ऑन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो टॉकिंग अबाउट विमेन्स हिस्ट्रीज, हमारे प्रोजेक्ट का भी यही मकसद है कि विमेन इन म्यूज़िक, उनकी हिस्ट्रीज़ को हम लोगों के सामने लेके आएँ। और उसके ट्रैवल्स के तहत हम लोग एक्चुअली हीरा मंडी गए थे लाहौर में कई साल पहले, आई थिंक 2007 में गए थे। और मैं आपको आराम से ये बात कह देती हूँ कि उसका और जो हम देखते हैं OTT पे कोई मतलब तालमेल नहीं। ज़मीन Commercial हो गया आसमान ना का सर? कोई। जी, पूरा कमर्शियल हो गया ना ये। वो ये लार्जर तो- देन लाइफ दिखाया जाता है, वैसा ये नहीं तो होता जैसे था। अभी मंजरी जी बता रही हैं, एंटरटेनमेंट का एक कमर्शियल पर्पस होता है, तो ये उस तरीके से इसको दिखा दिया गया है। अब उसमें एक्चुअल हिस्ट्री इज गेटिंग हिट, वो अलग बात है, वो तो है ही प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो है, ये बात तो है, लेकिन हीरा मंडी इन रियलिटी टुडे इज मतलब एकदम धूल मिट्टी, गरीबी और कुछ भी नहीं है वहाँ अगर पे। आपको हीरा मंडी या लाहौर या नारकली बाजार समझना है तो आपको बेहतर है कि एक डॉक्यूमेंट्री है रब्बा हुड़ की करिए, और एक है ख्याल गाथा, वो देख लीजिए। दैट इज़ मोर नियर टू द ओरिजिनल वन। मैंने 8 साल पहले एक किताब की थी, शहरनामा फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद के अगल बगल जब उस समय नवाबी शासन था तो मामपुर, दहेमा, तकमीनगंज, रसूलपुर, ऐसे कुछ गांव थे जहाँ पे बाइयाँ रहती थी और जिनके अब बच्चे बचे या कुछ 2-4 बाइयाँ जिंदा थी। तो मैंने जाके सबको रिकॉर्ड किया, करीब 40-50 औरतों को जो बची थी, मैं पूरा सब लिखा है उसमें। तो मैंने पूछा आपको क्या मिलता था? तो साहब हमको जो पैसे का होता था 1000, 1500, 500 रुपए मिलते थे। जो सट्टा बनता था, एग्रीमेंट होता था, 2 साड़ियाँ मिलती थी। 2 साड़ियाँ वो उस समय जॉर्जेट की साड़ी या वो जो उसको कहते हैं, जो आज बहुत साधारण साड़ी मानी जाती है, जो लोग पहनते नहीं हैं, उस तरह की साड़ियाँ मिलती थी। और 10 दिन का राशन मिलता था। ये कुल पारिश्रमिक होता था। अगर किसी बड़े नवाब या राजा के घर में लड़का हुआ है, ब्याह है, जनेऊ है, मुंडन है, बहुत मार्के का परफॉर्मेंस कर दिया तो कोई एक बनारसी साड़ी मिल जाती थी। हर स्त्री ने बताया मुझे कि हमारे पास 2 या 3 बनारसी साड़ियाँ होती थी जिन्हें हम बचा के रखते थे कि हमें बड़े परफॉर्मेंस में करना है। और ये जो लखनऊ घराने का कथक है, उसका जो पेशवाज है, जो पहना के डांस कराया जाता है तवाइफों का, उसका क्रेडिट लच्छू महाराज का है, शंभू महाराज का है, जो गलती से फिल्म के डांस डायरेक्टर बन गए। इसलिए वो कथक की ड्रेस बना के नचवाते हैं। वो पहनावा नहीं था, वो पेशवाज अलग था, उसके ड्रेस अलग थे, उसकी साड़ियाँ अलग पहनी जाती थी।
मुगले आजम में अनारकली नाच रही हैं, प्यार किया तो डरना क्या, लखनऊ की कथक परंपरा की पोशाक है। और कथक शुरू ही नहीं हुआ था अकबर के दरबार में, वो तो वाजिद अली शाह के दरबार का मामला है, तो कहाँ से हो जाएगा साहब। लेकिन चूंकि लच्छू महाराज इन्वॉल्व हैं, चूंकि बिंदादीन जी की परंपरा का कथक हो रहा है, चूंकि हीरालाल जी की परंपरा का जयपुर से हो रहा है, तो वो पहनाया जा रहा है, वो डांस कराया जा रहा है। तो सिनेमा देखिए, एंटरटेन होइए, लेकिन रामानंद सागर को रामायण का लेखक न जानिए, संजय लीला भंसाली को हीरा मंडी का प्रणेता न समझिए। चलिए, किस्से बहुत है, कहानियाँ बहुत है, लेकिन वक्त की कमी है और बुक लॉन्च भी है। मैं चाहूँगा बुक लॉन्च के पहले एक बंदिश आन बान शान गा दीजिए, हाँ। जो उस दौर की एक रवायत दिखा देगी। जी, सिनेमा की बहुत बात चल रही है अभी, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि सिनेमा की वजह से एक सोच बनती है, लेकिन सिनेमा के दौर में जब संगीत आया 30 के दशक में, उसमें भी बाइयाँ जुड़ी थीं, उन्हीं का सबसे पहले योगदान रहा है। और आज के ज़माने में हम जो बॉलीवुड म्यूज़िक का इतना मज़ा लेते हैं, सबसे पहले प्लेबैक सिंगिंग जिसको कहते हैं, जिसको उस ज़माने में कहते थे बोरोड वॉइस, प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला भी एक औरत ही लेके आई, जिनका नाम था सरस्वती देवी। और कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने खुद भी गाया और कई लोगों को गवाया भी। सो देर आर मैनी हिस्ट्रीज, मैनी हिस्ट्रीज दैट कंटिन्यू टू इवॉल्व इवन अराउंड द इंडिपेंडेंस। खैर, अभी इन्होंने मेरे से एक फरमाइश की है, तो ये इंटरेस्टिंगली ये गाना जो है गौहर जान, जो इस दौर की एक दीवा मानी जाती थी, इन्होंने अपने पहले ही रिकॉर्ड में भी गाया है। दादरा है पुराना, तो थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं। आन बान जिया में लागी, आन बान जिया में लागी, जिया में बसी कैसे फंसी, आन बान जिया में लागी, आन परन लागी, तुम्हारे पैया परन लागी, तुम्हारे पैया, तुम्ही हो मेहरबान सैया, तुम बिन मोहे कलन परत, तुम्हारे कारण जागे, आन बान जिया में लागी, आन बान। क्या बात है, एक क्या बात है। आखिरी बात, क्योंकि मैं हार्ड हिटिंग चीज़ें ही बोलकर जाऊंगी यहाँ से। इन्होंने इतना बढ़िया म्यूज़िक सुनाया, इसमें कहीं आपको इमेजिनेशन में लगा वो एक क्लीवेज शोइंग टाइट फिटिंग आउटफिट पहनकर कोई गा रहा होगा? वो बनारसी साड़ी पहनकर सिर ढककर गाती थी। इन्होंने जो बोला कि हिंदी सिनेमा के म्यूज़िक की नींव तवाइफों ने रखी थी और बाई जी ने, ये सच है, ठीक है। पर आज आप हिंदी सिनेमा का इतिहास देखिए, उसमें किसी औरत के नाम पर कोई अवार्ड ही नहीं है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड के उस दौर में जो औरतें थी, जो 7 पर्दों से बाहर निकल के सिनेमा में काम कर रही थी, उनका नाम आप लेना ही नहीं चाहते? उनके नाम पे कोई थिएटर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हिंदुस्तान में कोई सड़क भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं हमने हिंदी सिनेमा को जिसने नींव दी और जिसको आज हम बॉलीवुड म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, उन औरतों को हमने वहाँ भी जगह नहीं दी जो हमारा एंटरटेनमेंट का इतिहास है। सो दीज आर फैक्ट्स दैट विच आर देयर एंड विच वी नीड टू रीलुक नाउ। रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। चलिए, अब वक्त है आपकी किताब विमोचन का, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अनामिका जी को, और साथ ही साथ अदिति महेश्वरी जी वाणी प्रकाशन से हैं। आप दोनों प्लीज़ कृपया मंच पर आ जाइए और
बिना कलिंग विजय के। जी जी। ये मेरा कविता संग्रह है, 13 साल बाद आ रहा है, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। विद्या जी ने मेरी हर पुस्तक के, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हर पुस्तक के लॉन्च में रही हैं। अख्तरी, लता मंगेशकर, शहरनामा, और जो किताबों के लॉन्च में नहीं वो किताबें हिट हुई, तो मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ूंगा। और मंजरी साथ में है, और अनामिका जी ने इस किताब का ब्लर्ब लिखा है। हमारी सीनियर पोएट, साहित्य अकादमी अवॉर्डी, बड़ी बहन सरीखी अदिति माहेश्वरी गोयल 61 सालों से वाणी प्रकाशन काम कर रहा है। बिना कलिंग विजय के मेरा संग्रह है। आप ये देखिए, एक पुरुष अपने गुनाह या पुरुषों को गुनाह को कैसे ठीक किया जा सकता है। 5 महिलाएं एक पुरुष का कविता संग्रह लोकार्पित करने जा रही हैं। तो बुक लॉन्च की एक घड़ी तालियां आपकी थमनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये पुस्तकें आपको खरीदनी भी हैं? हाँ, सर किताब का कवर भी बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं कि कवर से जज नहीं करना चाहिए, पुस्तक में बहुत सुंदर कवर है। 2 शब्द आपकी तरफ से। मैं अनामिका जी को देने से पहले बता रहा हूँ, ये केजी सुब्रमण्यम देश के बहुत बड़े चित्रकार हुए, उनकी पेंटिंग है। और सौभाग्य से ये साल उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है केजी सुब्रमण्यम जी का। मनीष पुष्कले जो आज के एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, उन्होंने इसका कल्पन किया है। अनामिका जी। ये सत्र सुनते हुए मुझे बेगम अख्तर का गाया हुआ एक गीत याद आ रहा था, एक ठुमरी याद आ रही थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनातनी थी। उस समय वो गा के आई थी और सब लोग रोने लगे थे। वो है कैसे कहूँ मैं दिल की बतियाँ, कह दूँ तो जियरा भस्म हो जाए। आजा बलम जी हमरे दुआरे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। ये जो झगड़ा खत्म होने की बात ये कह रही हैं, सारी दीवारें ढा देने की बात कह रही हैं, सीमा संतरण की बात कर रही हैं। ये नवल पुरुष जो हमारा है छोटा भाई, ये बटुक संस्कृति से आया हुआ परिव्राजक है। ये 20 बरस का था तब की इसकी एक किताब है गिरजा देवी पर लिखी हुई, जिसमें हिंदी गद्य में ठुमरी की ठसक भरने का इसने इतना सुभग यत्न किया है। और लगता है कि गंगा उसमें बह रही हैं, जहाँ से वो गाती होंगी, उसकी श्रुतियाँ, 2 सुरों के बीच की जो श्रुतियाँ होती हैं, जो अनुगूंजें होती हैं, वो उसमें बह रही थीं। और उसके बाद लता जी से लेते हुए और जितनी तरह की अंग्रेज़ी में और हिंदी में, गद्य में और कविता में इतनी ध्वनियाँ पकड़ी हैं। आनंदवर्धन कहते थे ध्वनि और रस की बात। ये दोनों रस और ध्वनि की अवतरण बैठी हैं। और ये हमारा भाई है जिसने कबीर से लेके रैदास तक के से अंतःपाठीय संवाद किया है। और यहाँ पर जो इसने तरह तरह की परंपराओं और तरह तरह के आरोह अवरोह जो हमारे होते हैं सांस्कृतिक उत्थान पतन के, उसके अनुनाद इस तरह पकड़े हैं। ये मैं एक कविता सुनाकर, जो इस तरह से इसने पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग जिसकी बात अभी हो रही थी, उसके खिलाफ एक ऊर्ध्वभावु घोषणा की है
इतना इंक्लूसिव इसका विजन है। इसका एक उदाहरण इस कविता में देख लें। राग बसंत के लिए। ये हमारे जीवन का वसंत कैसे आएगा? निराला जो कह गए थे, रूखी रे यह डाल बसंत बासंती लेगी। कैसे लेगी ये रूखी डाल बसंत बासंती? ये इस तरह के इतिहास हैं, इतिहास जो नई तरह के लिखे जा रहे हैं उनके सहारे, और इस राग बसंत के सहारे जो उन फूलों को खिलाएगी जो कभी नहीं खिले अभी तक या खिल के मुरझा गए। इस जोगिया रंग में कुछ और मिला है। खुसरो की पीली सरसों वाला, वारिस शाह के चिनाब का नीला, बसंती में थोड़े हरे की आहट, बौर की डाली पर बिछलता भूरे का स्पर्श, एक तान में कई गमकों का वास, कई पलटों में एक बड़ी आरोह की पुकार। ये पुकार कितना सुंदर। कोई ढूंढता है अपने ही घर का पता, जैसे नदी चलती चली आती हो उतारने अपनी उदासी का गहना। ये गहना कैसी उदासी की तरह पहना जाता है इनके वक्तव्यों में देखा आपने। कितने घराने मिलकर बुनाते हैं वसंत की आहट, जैसे उस्ताद निसार हुसैन खां की भारी सी आवाज़ से टूटता हो हमारे दर्प का आईना। भगवा ब्रिज देखन को चलुरी गाते हुए उस्ताद लगाते हूँ अपने ही मोहल्ले की परिक्रमा। बहुत सुंदर, बहुत घराने का चिक की चिक से उभरता है नए रचे जाने का सार्थक आलाप, सरसों के खेत से होकर डामर की सड़क तक चमकता पीला उल्लास। ये इंडिया टुडे में इसका पहला कमरा था समरा आया था, उसमें भिश्तियों पर थी कविता, जो पानी से के फुहारे लगाते थे, और ये भिश्ती अब इस तरह से उठान लेकर यहाँ खड़े हैं। स्त्रीवाद के गर्भ से जन्मा ये नवल पुरुष जीता रहे। और बिल्कुल, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, हमारी विवशता है। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू विद्या जी, मंजरी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू अदिति।